हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट को। लिमिटिंग रिएजेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, चाहे वो एनसीईआरटी लेवल के हो या फिर तुम्हारे एग्जामिनेशन में थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर होता है, उस टाइप्स के क्वेश्चंस को भी हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसके साथ हमें डील करना है, उन सारे पार्ट्स को आज के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट कुछ भी नहीं आता या थोड़ा थोड़ा आता है तो आज तुम प्रो बनने वाले हो लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस में। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय डेफिनेशन क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट वो पढ़ लेते हैं, जो डेफिनेशन तुम स्कूल में लिखते हो, है ना। तो आ जाओ देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। लिमिटिंग रिएजेंट आर सब्सटेंसेस। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? एक टाइप के सब्सटेंसेस है। सर कौन से सब्सटेंसेस है? दैट आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के, है ना, कंप्लीशन में जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको सिंपल फॉर्म में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। सर कुछ समझ नहीं आया कि क्या होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो चलो इसको एकदम सिंपल फॉर्म में हम लोग समझते हैं। देखो तुम्हारे सोसाइटी में, तुमने सोसाइटी में बहुत टाइप्स के एनजीओ देख रखा होगा। एनजीओ सर क्या होता है? तो एनजीओ बहुत टाइप्स के एनजीओ होते हैं। कुछ एनजीओ जो होता है वो गरीबों का हेल्प करता है, कुछ बच्चों को खाना प्रोवाइड करने का काम करता है, कपड़ा प्रोवाइड करने का काम करता है, स्कूल का यूनिफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करता है, गरीबों को कंबल प्रोवाइड करने का काम करता है। बहुत टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के एनजीओ जो है वो तुम्हें सोसाइटी में देखने को मिल रहा होगा। ये एनजीओ जो है, जो जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ये एनजीओ है जो सामूहिक शादियां कराती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो शादी अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो वैसे केसेस में वो सामूहिक शादियां होती है, एक साथ बहुत सारे लड़कियां आएंगे, बहुत सारी लड़कियां आएंगी और फिर उनका शादी जो है वो कराया दिया जाता है ना। उसी को बोलते हैं सामूहिक शादी। तो ये जो एनजीओ है, इस एनजीओ का काम क्या है? तो इस एनजीओ का काम है शादी कराना, है ना, शादियां कराना, मैरिज कराना। ठीक है। तो इस शादी के लिए कौन कौन से लोग आते हैं तुम देखोगे इस एनजीओ में, क्योंकि ये शादियां करा रही है तो पक्का है कि यहां पर बॉयज भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगे। तो सपोज करो कि यहां पर टोटल 500 बॉयज आए हैं और टोटल 800 गर्ल्स आए हैं। यानी कि अभी तुमने देखा होगा कि मुकेश अंबानी जो है उनके बेटे का शादी हो रहा था, तो उसमें भी सामूहिक शादियां कराई गई थी, एक साथ शादी कराया गया था बहुत सारे लोगों का, है ना। तो या उसी टाइप्स का यहाँ पर एनजीओ है जिसका काम है क्या? शादी कराना, एक साथ शादियां कराना, है ना। होगा एक एक का ही शादी, मतलब एक लड़का का एक लड़की का ही शादी होगा, बट सामूहिक होगा, बहुत बड़े अमाउंट में ये शादियां होगी। ठीक है। उसके लिए क्या होगा? टोटल 500 बॉयज आए हैं और यहाँ पर 800 गर्ल्स आए हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन मैं बता देता हूँ कि एक बॉय जो है एक ही गर्ल से शादी करेगा, नहीं तो तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पर बॉयज कम है सर, हमारा भी काम बन सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है। यानी कि यहां पर मैं बोल दे रहा हूं कि एक बॉय जो है वो एक गर्ल्स के साथ शादी करेंगे, ऐसा हमने कंडीशन जो है वो प्रोवाइड कर रखा है। नहीं तो कुछ लोग जो है 2-3 लोग के साथ भी, है ना, जैसे लड़के लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं, उन लोग को बुरा ना लगे तो हम ही शादी कर लेते, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। ठीक है। तो यहाँ पर है कि एक बॉय एक गर्ल्स के साथ शादी करेगा। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि टोटल शादी कितना हो सकता है, टोटल शादी कितना पॉसिबल है, तो तुम बोलोगे सर टोटल शादी ना, क्योंकि 500 बॉयज हैं, यानी कि बॉयज जो हैं वो कम अमाउंट में है, लिमिट में है ना, इसीलिए टोटल शादियां जो है वो टोटल कितना होगा? 500 होगा, है ना। 500 शादियां पॉसिबल है। अगर तुमने ये एग्जाम्पल का आंसर सही तरीके से दिया है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लेना भाई, तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट एकदम आता है, तुम्हें आता है ना। समझो बस, केवल तुम्हें क्या करना है, एक एनजीओ है जिसका काम शादी कराना था, शादी कराने के लिए टोटल 500 बॉयज आए हैं और 800 गर्ल्स आए हैं, लेकिन कंडीशन ये था कि एक बॉय का शादी एक गर्ल से ही होगा। तो उस बेसिस पे तुमने बताया कि 500 मैरिज जो है वो पॉसिबल है। क्यों बताया तुमने 500 मैरिज पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉयज जो थे वो लिमिट अमाउंट में थे, कम अमाउंट में थे, और क्योंकि बॉयज कम अमाउंट में थे इसीलिए शादी जो था वो पूरा होने से पहले, यानी टोटल 800 शादी पॉसिबल हो सकता था अगर बॉयज हमारा ज्यादा होते तो, लेकिन क्योंकि बॉयज ही यहां पर कम अमाउंट में है इसीलिए शादी जो था पूरा होने से पहले ही रुक गया। सेम केस होता है रिएक्शन के केस में भी कि एक रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो कम अमाउंट में होता है, जिससे रिएक्शन पूरा होने से पहले ही रुक जाता है। उसी को सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अगर मैं तुमसे यहां पर पूछूं कि किसके कारण ये टोटल शादी जो था वो 800 होने से पहले ही रुक गया, तुम बोलोगे बॉयज, तो इस केसेस में जो बॉयज होंगे वो हमारे क्या होंगे? लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। ये बताओ क्या होंगे?
तो इनको हम लोग बोलेंगे दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई लिमिटिंग रिएजेंट का, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, ताकि लिमिटिंग रिएजेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे फटाफट से सॉल्व हो सके। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत अच्छी बात है। आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में तुम जाओगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखोगे तुम आराम से देखोगे, है ना, क्योंकि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होता है ना, कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे नहीं बनते। कितने सिंपल से भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें लगेगा। देखो कैसे, अगर तुम यहां पर देखो इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन तुम्हें दिया हुआ है। रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी टू गिव्स ए बी टू, है ना, a और b2 कंबाइन करते हैं और ab2 का फॉर्मेशन करते हैं। इससे पहले एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन हम लोग और अच्छे तरीके से उड़ा सके। ठीक है, चलो देखो एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे तुम्हें पता है कि C, है ना, O2 के साथ अगर कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा CO2 का, है ना। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे बर्न करता है, या जैसे भी तुम समझो कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और फॉर्मेशन किया किसका, CO2 का, है ना। क्या हुआ, CO2 का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है। सबसे पहले तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास जो इक्वेशन गिवन रहेगा, जो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन रहेगा, है ना, जो भी इक्वेशन रहे, जैसे अभी दिया हुआ था a प्लस बी टू गिव्स ab2, वो इक्वेशन में तुम्हें गिवन था, वैसे ही तुम्हें इक्वेशन में गिवन रहेगा। यहां पर अगर तुम देखो तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को बैलेंस्ड करना होता है। क्लास 10th में तुमने बैलेंसिंग पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है, अच्छे तरीके से पढ़ रखा। सर हमने तो नहीं पढ़ रखा, कोई बात नहीं। देखो बैलेंसिंग कैसे होता है। बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इस वाले पार्ट को, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और फॉर्मेशन किसका कर रहा है, तो ये फॉर्मेशन कर रहा है प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट यानी कि CO2 का प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है। सिंपल है, सिंपल है। अब तुम रिएक्टेंट में ढूंढो कि कार्बन कितने हैं, प्रोडक्ट में ढूंढो कार्बन कितने हैं, है ना। अगर दोनों नंबर सेम हुआ, दोनों में नंबर सेम हुआ एलिमेंट्स का, तो बैलेंस्ड होगा, अदरवाइज बैलेंस्ड नहीं होगा, उसको फिर करना पड़ेगा। कार्बन इधर कितना है, 1 है, इधर कार्बन कितना है, 1 है, बैलेंस्ड है ना, अभी तक तो बैलेंस्ड है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 2 है सर, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी कि ये रिएक्शन हमारा कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन हमारा क्या है, कंप्लीटली बैलेंस्ड है। उसके बाद तुम ये याद रखना कि अगर तुम इसको बैलेंस्ड करते हो, तो अगर सपोज यहां पर 2 आता, अगर सपोज करो यहां पर 2 आता, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। डरना नहीं है भाई, तुम्हें डरना नहीं है, ये सब भारी भारी वर्ड देखकर कि तुम डरे जा रहे हो, नहीं डरना है तुम्हें, ठीक है। ये होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि बैलेंस करने के बाद जो नंबर तुम्हें देखने को मिलेगा बगल में, वही होता है तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। चलो देखो, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी तो हमने इसको लिखा है, बट पहले कितना था बताओ, तो पहले सर यहां पर 1 था, पहले यहां पर कितना था, दैट इज 1 था, है ना, 1 था। इससे पहले भी कितना था, 1 था, इससे पहले भी 1 था। तो अगर मैं तुमसे पूछूं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ कार्बन का कितना है, तो तुम बोलोगे सर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कार्बन का 1 है। O2 का कितना है सर, तो O2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो तुम्हारा 1 है, और CO2 का भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, दैट इज 1 है। एक और एग्जांपल समझे, एक और एग्जांपल समझे, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास H2 प्लस O2 गिव्स H2O, वहां तो बैलेंस्ड हो गया था, यहां पर चेक करते हैं कि बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर तुम रिएक्टेंट में देखो तो रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है। यहां पर प्रोडक्ट में तुम देखो तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अभी तक इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड लग रहा है। ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। दिक्कत हो गया भाई, दिक्कत हो गया। बैलेंस्ड के लिए तो सारे एलिमेंट्स के एटम्स जो होने वो सेम होने चाहिए, ठीक है। यहां पर तो अलग अलग हो गया, यहां ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो कोई बात नहीं, इससे पहले हम लोग 2 लगा लेते हैं। इससे 2 लगाने से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा, तो ऑक्सीजन ये 1 था पहले, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो गया, दैट इज ये हो गया 2, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 2 हो गया। दिख रहा है क्लियर, हाँ दिख रहा है।
है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 2 जा 4 हो गया, तो यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया बताओ, तो हाइड्रोजन टोटल आपका 4 हो गया, है ना। हाइड्रोजन कितना हो गया टोटल, दैट इज वो हो गया हमारा 4। ठीक है, ठीक है। अब इसको बैलेंस्ड करते हैं। बैलेंस्ड करने के लिए यहां हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 2 2 जा 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन हमारा टोटल कितना हो गया, तो हाइड्रोजन हमारा हो गया टोटल 4। कितना हो गया, हाइड्रोजन हमारा हो गया टोटल 4। ठीक है, तो यानी कि ये इक्वेशन हमारा जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चले, नेक्स्ट स्लाइड में चले, चलो फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड में चलते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम आराम से आप देखोगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इन अ रिएक्शन, एक आपको रिएक्शन गिवन है A प्लस B2 गिव्स AB2, है ना। A और B2 आपस में कंबाइन करते हैं और AB2 का फॉर्मेशन यहां पर करते हैं। अगर तुम इस इक्वेशन को एक बार चेक करो तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, एक बार हम लोग देखते हैं। उसके लिए यहां पर हमें यह चेक करना पड़ेगा कि यहां पर लिखा हुआ है A प्लस B2 गिव्स AB2, दोनों साइड A और B बराबर है या नहीं है। यहां पर रिएक्टेंट में A एक बार है, इधर भी एक बार है, इधर B 2 बार है, इधर भी B 2 बार है, यानी कि इक्वेशन जो है वो आपका कंप्लीटली बैलेंस्ड है। इक्वेशन आपका क्या हो गया, कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, यानी इक्वेशन में तो कुछ भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा, इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। उसके बेसिस पे अगर मैं तुम्हें यहां से बोलूं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ सारे के कि कितने होंगे, है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ कितने होंगे, तो तुम बोलोगे इससे पहले सर कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ 1 होगा, इससे पहले भी कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होगा, इससे पहले भी कुछ नहीं लिखा मतलब कितना होगा 1 होगा। तो यानी कि तीनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहे A का हो, चाहे B2 का हो, चाहे AB2 का हो, तीनों के कितने आ गए, दैट इज 1 1 1 आ गया। तो उसके बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। अगर फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर में तुम्हें एक भी लिमिटिंग रिएजेंट देखने को मिल रहा है तो वो तुम्हें बताना है। चलो यहां से हम लोग जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग बता देते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो समझना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि इसका एक मॉलिक्यूल्स इसके एक मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके इसका एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। याद रखना, इसका एक मॉलिक्यूल्स इसके एक मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके इसके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, या ए अकेला है तो ए का एक एटम बी के एक मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके इसके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। जो कम अमाउंट में होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जा। आ जाओ हम लोग फटाफट से चेक करते हैं। जैसे हमें दिया है कि A, है ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं A प्लस B2 गिव्स AB2, है ना, गिव्स AB2। एक के लिए, एक एटम के लिए कितने मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट है, तो तुम बोलोगे सर एक मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट है, MOL का मतलब मॉलिक्यूल्स होगा यहां पर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का हमें रिक्वायरमेंट है। हमें दिया कितना है, 300 एटम है ना। क्वेश्चन में कितना दिया है बताओ, 300 एटम है और 200 मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ये 300 है और ये हमारा 200 है। तो ये वाला तो कम अमाउंट में हुआ ना, क्योंकि एक के लिए एक रिक्वायरमेंट था, तो 300 के लिए 300 रिक्वायरमेंट होता, तो यहां पर तो ये 200 ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये कम अमाउंट में है। और अगर ये कम अमाउंट में है तो B2 हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो LR लिख दे रहा हूं, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। ये यहां पर कौन सा हुआ, दैट इज B2। कौन सा हुआ, दैट इज B2। इसी के बेसिस पे अगर तुम चाहो तो तुम सेकंड बना सकते हो। जैसे एक के लिए एक रिक्वायर्ड है, यहां 2 के साथ 3 है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, है ना, इसको मैं अगर थोड़ा सा मिटा दूं तो यहां पर हमें क्या दिया है, ये आपको दिया है 2 मोल और ये आपको दिया हुआ है 3 मोल। 3 मोल बताओ कम अमाउंट में कौन है, एक के लिए एक रिक्वायर्ड था तो 2 के लिए 2 होता, यानी अगर ये ज्यादा है 3 के लिए तो ये भी 3 चाहिए था, ये कम अमाउंट में है, यानी कि यहां पर LR आपका कौन सा हो गया, तो LR हो गया सर यहां पर A। कौन सा LR हो गया, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, A हो गया। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। NCERT का क्वेश्चन क्या हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, इसको मैं मिटाता हूं फिर से, है ना। उसके बाद थर्ड देखो, 100 एटम है ए के, इसके कितने एटम्स हैं, 100 एटम है, लिख दो यहां पर 100 एटम्स ए के हैं, और 100 मॉलिक्यूल्स हैं बी के, इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स हमें बी के देखने को मिल रहे हैं। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, सर 100 के लिए एक रिक्वायरमेंट है तो 100 के लिए तो 100 ही रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि यहां पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, यानी कि यहां पर नो
एल आर लिख दोगे। ठीक है, क्या लिख दोगे? नो एल आर, यानी कि कोई भी यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है ना, यहां पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है, नो एल आर। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो इस तरीके से तुम्हें फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं भाई, लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? नेक्स्ट स्लाइड में चले, चलो आ जाओ। दो और क्वेश्चन है ना, दो और क्वेश्चन है, आ जाओ इसको भी बनाते हैं। अभी हमारे पास क्या था? a प्लस बी टू गिव्स ए बी टू, है ना, गिव्स ए बी टू। यहां पर एक के लिए एक रिक्वायरमेंट था, है ना, चाहे मॉलिक्यूल्स हो सकता है ना, ये तो एटम था ना, ये तो एटम था, और ये था आपका मॉलिक्यूल, ये था आपका मॉलिक्यूल, है ना, मतलब एक के लिए एक रिक्वायरमेंट है, चाहे मोल हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वॉल्यूम, जो भी होगा वो एक के लिए एक रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। इस बार हमें कितना दिया है? 5 मोल ये दिया है, और ये हमें बी दिया है 2.5। बताओ कम अमाउंट में कौन सा है? कम अमाउंट में कौन सा है? ये है सर बी, कम अमाउंट में 2.5 है। एक के लिए एक रिक्वायरमेंट था तो 5 के लिए 5 रिक्वायरमेंट होता, लेकिन ये कम अमाउंट में है, यानी कि यहां पर जो आपका एलआर है ना, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट है ना, वो कौन सा होगा? दैट इज B2। दैट इज कौन सा होगा? B2 होगा। पिछले वाले केसेस में मैंने शायद बी लिख दिया है क्या? एक बार मैं लिख देता, B2 लिखा है, हाँ ठीक है, ठीक है, सही लिखा है, सही लिखा है ना, तो यहां पर B2 हो गया। अब यहां पर देखें, इस बार A हमें दिया है 2.5, ये हमें दिया हुआ है 5। बताओ कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट? इस बार सर A जो है वो हमारे पास कम क्वांटिटी में है, यानी कि इस बार जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना वो A हो जाएगा, यानी कि इस बार लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? वो हमारा A हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एकदम सिंपल फॉर्म में तुम क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस को एकदम फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें यहां तक लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट जो तो है एकदम क्लियर हुए होंगे। आओ थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि तुम्हारे एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चंस बन सके। जो मास बेस्ड क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करना है फटाफट से हम लोग देखते हैं। उससे पहले फटाफट से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं एक बार, है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? रूल्स फॉर फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अभी तो हम लोग बिना रूल के कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे गिवन थे, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन था, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को बना लेते थे। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, एक सेकेंड, हाँ, रूल नंबर 1, बैलेंस्ड, या फिर ऐसे लिख सकते हो तुम, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, है ना, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। इक्वेशन तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन ही होगा, बस उसको क्या कर देना है? बैलेंस्ड कर देना है। क्या कर देना है? उसको बैलेंस्ड कर देना है। तो पहला है कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है फाइंड द नंबर ऑफ मोल। ये आपको याद रखना है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस आपको फटाफट से सॉल्व करने हैं तो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द सब्सटेंस गिवन, फ्रॉम द सब्सटेंस गिवन, यानी कि जो सब्सटेंस तुम्हें गिवन है उसके बेसिस पे तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। सबसे पहले क्या है? इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड होने के बाद जो क्वेश्चंस में तुम्हें सब्सटेंस गिवन है, जिसका मास तुम्हें गिवन होगा, दो सब्सटेंसेस का तुम्हें मेनली मास गिवन होगा, उन दोनों का क्या निकालना है? तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। और थर्ड रूल है हमारा कि डिवाइड, है ना, डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? तो डिवाइड करना है नंबर ऑफ मोल्स को किससे? तो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट से। एससी लिख दे रहा हूं, एससी शॉर्ट फॉर्म है स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट का। तो नंबर ऑफ मोल्स को तुम्हें डिवाइड करना है क्या? स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट से। जो वैल्यू लोवेस्ट आएगा, यानी कि दो तुम्हें वैल्यू गिवन रहेगा, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, उसके स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट अभी बताया ना, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूं। ठीक है, तो बस उसे डिवाइड करना है। जो सबसे लोएस्ट वैल्यू आएगा, जो सबसे क्या आएगा? लोएस्ट वैल्यू आएगा, जो सबसे कम वैल्यू आएगा वही होगा हमारा एलआर, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। तो बस ये 3 सेट ऑफ रूल हैं, इसके बेसिस पे तुम क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका,
ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहला है इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस्ड होना चाहिए, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है जो सब्सटेंसेस तुम्हें गिवन हो, और थर्ड केसेस में हमें डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? तो नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, जो वैल्यू सबसे लोएस्ट आएगा उसको सिंपल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एलआर। अच्छे से चल रहा है सब? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चले, नेक्स्ट स्लाइड में चले, बोलो। ठीक है, आते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है ना, इसको समझते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में हालांकि हमने देख रखा है, बट फिर भी एक एग्जांपल के बेसिस पे फिर से समझते हैं। ठीक है, जैसे इस बार हमें दिया हुआ है, लेट अस सपोज N2 प्लस H2 गिव्स NH3, है ना। N2 और H2 आपस में कंबाइन करते हैं और फॉर्मेशन होता है NH3 का। किसका फॉर्मेशन होता है बताओ? NH3। NH3 बोलते हैं अमोनिया को, याद रखना, अमोनिया को हम लोग NH3 बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता था हमारा? इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो बता सकते हैं। तो आ जाओ इक्वेशन को हम लोग फटाफट से बैलेंस करते हैं। भाई आराम से हमने क्लास 10th में इसको पढ़ रखा है, कब यूज करेंगे? आज ही तो यूज करेंगे ना। चलो यूज करते हैं। इधर अगर तुम नाइट्रोजन देखो तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितना है? 2 है। अगर तुम प्रोडक्ट में देखो तो नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो इससे पहले तुम 2 लगा दोगे, इससे नाइट्रोजन तुम्हारा कितना हो गया? 2 हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। बट हाइड्रोजन तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 3 जा कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। तो अगर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 6 है तो रिएक्टेंट में भी कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो इससे पहले तुम कितना लगा दोगे? 3 लगा दोगे। इससे पहले तुम कितना लगा दोगे? 3 लगा दोगे। इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस्ड हो गया। इक्वेशन तुम्हारा क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। इसके बेसिस पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ। जैसे H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? तो तुम बोलोगे सर इसका 3 है। अगर मैं तुमसे NH3 का पूछूं तो NH3 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा? 2 होगा। अगर N1 से N2 से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 होगा, यानी कि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। बस इस तरीके से तुम्हें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उसको फटाफट से बताना है। ठीक है, तुम्हें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताना होता है। एक और एग्जांपल देखो, देखोगे एक और एग्जांपल? क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ, लग रहा है तुम्हें अच्छे से मन लग रहा है इसमें। ठीक है, कौन सा एग्जांपल करें हम लोग? कौन सा एग्जांपल करें हम लोग? जैसे Mg प्लस O2, है ना, गिव्स MgO, गिव्स MgO, है ना। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अच्छा, इसको भी बैलेंस्ड करते हैं हम लोग। इधर लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितना है? 1 है सर। राइट साइड में मैग्नीशियम यानी प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है? 1 है। बैलेंस तो है, अभी तो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है फिलहाल के लिए। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। भाई गड़बड़ हो गया भाई, हाँ गड़बड़ हो गया। इधर 2 है, इधर 1 है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इससे पहले 2 लगा लेते हैं ना, 2 लगा लेते हैं। इससे ऑक्सीजन 2 1 जा कितना हो जाएगा? दैट इज 2 हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम 2 1 जा कितना हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। तो इधर भी मैग्नीशियम को हमें 2 करने के लिए इससे पहले भी हमें लगाना होगा कितना? 2 लगाना होगा। इससे पहले भी हमें लगाना होगा कितना? 2। अब अगर Mg का तुमसे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछूं तो कितना है? 2 है। इससे पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। और इससे पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बताओ? इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा 2। कितना होगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट? दैट इज 2। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया, बैलेंस्ड करने के बाद जो नंबर आएगा वही होगा उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। हो गया? कर लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट से चलते हैं। नेक्स्ट है, देखोगे आराम से देखोगे क्वेश्चंस को और सॉल्व करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे, एक तो तुम्हारे जैक बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं, ऊपर साथ ही साथ अगर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे ना, कंपटीशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें गिवन रहते हैं। तो एकदम आराम से सॉल्व करना। 3 रूल है हमारे पास, तीनों रूल को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एकदम आराम से सिंपल फॉर्म में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, अगर देखो तो क्वेश्चन में दिया है 3 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2 इज गिवन, है ना। 3 मोल N2 का और 3 मोल H2 का हमें गिवन है। ठीक है, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें ये बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। भाई इस बार तो मोल्स दे दिया भाई, है ना, इस बार तो मोल्स दे दिया। हमें इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है N2 प्लस H2 और गिव्स क्या? NH3। गिव्स क्या? NH3। सर आपने रूल नंबर 1 में बताया था हमें कि इक्वेशन सबसे पहले क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। पहला रूल क्या था? इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। आ जाओ बैलेंस्ड कर लेते हैं पहले इक्वेशन को। इक्वेशन को क्या कर लेते हैं? सबसे पहले बैलेंस्ड कर लेते हैं।
बैलेंस्ड करने के लिए, है ना, नाइट्रोजन इधर कितना है 2 है, तो इधर भी नाइट्रोजन को करना होगा 2। इससे नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 जा कितना हो गया भाई 6 हो गया, तो इधर भी 6 करना पड़ेगा। तो इससे पहले 3 लगा दोगे, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ 6 हो जाएगा। यानी कि दोनों साइड अभी हमें सारे एटम्स जो है सेम देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन हमारा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ कि कितना होगा, N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ कितना है, तो सर इससे पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया। H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा सर, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 होगा। और NH3 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा सर, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें 2 देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा 2 देखने को मिलेगा। पहला हमारा रूल था इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, इक्वेशन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका है ना, इक्वेशन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका है। दूसरे रूल में आते हैं। दूसरे रूल में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द सब्सटेंसेस गिवन, यानी कि जो सब्सटेंसेस तुम्हें गिवन है उसके बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। अगर ऑलरेडी क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें गिवन है तो फिर टेंशन नहीं लेना, है ना। जब नहीं गिवन होगा तब हम लोग सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट गिवन है क्या, तो हमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गिवन है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन, और इसमें देखो तो तुम्हारे पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट गिवन है। तो फिर हम लोग सेकेंड वाले रूल को अभी स्किप करेंगे, जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। थर्ड रूल आ जाओ। थर्ड रूल में क्या है, डिवाइड। किसको डिवाइड करना है सर, नंबर ऑफ मोल्स जो सब्सटेंसेस का गिवन है उसको डिवाइड करना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अभी निकाला ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो सबसे कम वैल्यू आएगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और जो लोएस्ट वैल्यू आएगा वही होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। सब ठीक दिया, सब अच्छे से दिखाई दे रहा है, हाँ चलो ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं, है ना, देखते हैं कि कौन सा होगा इसमें हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। उसके लिए सिंपल फॉर्म में हमें क्या करना है कि एक बार नाइट्रोजन के लिए निकालना है, एक बार हाइड्रोजन के लिए निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे 4N2 और उस टाइप से इधर हम लोग करेंगे 4H2। 4 किसके लिए, H2 के लिए, है ना। इधर हमने निकाला N2 के लिए, इधर निकाला H2 के लिए। हम लोग को क्या करना है, N2 का नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है कितना है 3, इसको डिवाइड करना था किससे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। यही था ना, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसको 1 से डिवाइड कर दोगे, 3 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। H2 के केस में अगर हम लोग देखें तो H2 के केस में इसका नंबर ऑफ मोल्स जो क्वेश्चन में गिवन हो, तो ये सर हमें इसका भी 3 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो डिवाइड कर दोगे 3 से, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सा है बताओ, छोटा वैल्यू कौन सा है सर, H2 हमारा छोटा वैल्यू है, यानी कि इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, 3 और 1 में 1 छोटा होता है, और अगर 1 छोटा है तो किसका है, हाइड्रोजन का है। तो इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस H2 इज LR, H2 इज LR, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। H2 जो है वो आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चंस मैं कराता हूं जो इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन होगा, जो मजा आएगा तुम्हें सॉल्व करने में, है ना। थोड़ा लगेगा कि कुछ क्वेश्चन एकदम मस्त वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर लास्ट क्वेश्चन। अब तो आप हमें एक्साइटमेंट दिला दिए हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैसा, मस्त क्वेश्चन होगा, मजा आएगा तुम्हें सॉल्व करने में। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम ऑफ N2, है ना, 50 ग्राम N2 दिया है और 50 ग्राम H2 दिया है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है हमें, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ पर 10 ग्राम होगा, है ना, यहाँ पर 10 ग्राम होगा, इसको मैं लिख देता हूँ 10 ग्राम, ठीक है, ये 10 ग्राम होगा, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ H2 इज गिवन, है ना, इस पर मास गिवन है, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है, यानी कि तुम्हें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो तुम्हें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलो
50 ग्राम N2 एंड 10 ग्राम H2 इज गिवन, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है एंड मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड, और इस बार ये भी बताना है कि इसका कितने मास का फॉर्मेशन हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा आज के सेशन का, एकदम आराम से देखना तब तुम्हें मजा आएगा, अदरवाइज हो सकता है कि तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि भाई क्या हो रहा है हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने चल क्या रहा है। तीनों रूल था, तीनों रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल क्या था सर? सबसे पहला रूल था इक्वेशन को हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। पहला रूल क्या था? इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। देखो क्या है ना, पहला इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। आ जाओ इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, फिर सेकंड रूल अप्लाई करेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। पहले रूल नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं, है ना। पहला रूल क्या था कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन तुम्हें गिवन है भाई, अभी तो बैलेंस्ड किया था ना, अभी तो बैलेंस्ड किया था हमने। यहाँ पर 2 लगाया था, यहाँ पर 3 लगाया था, जिससे N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आया था, H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 3 आया था, और NH3 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया था? दैट इज 2 आया था। कितना आया था बताओ? दैट इज 2 आया था। तो इस तरीके से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इक्वेशन को हमने बैलेंस्ड कर लिया था। अब दूसरे में क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द सब्सटेंसेस गिवन। कौन कौन सा सब्सटेंसेस तुम्हें गिवन है ये तुम देखो। तो सब्सटेंसेस, 2 सब्सटेंसेस गिवन है, एक N2 का गिवन है और एक तुम्हारा H2 का गिवन है। N2 गिवन है और H2 गिवन है, दोनों के लिए तुम उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे एक एक करके, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग N2 का सॉल्व करते हैं, एक तरफ हम लोग H2 का सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इधर बात करते हैं, है ना, ठीक दिख रहा है? देख लेता हूं एक बार मैं, है ना, ऐसा ना हो कि ऊपर का गायब हो गया हो क्वेश्चन। हाँ ठीक दिख रहा है, हाँ। 4N2 और इधर सॉल्व करेंगे किसके लिए? 4H2, ठीक है, 4N2 और 4H2, ठीक है। ठीक है सर, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, याद है ना, पिछले क्लास में पढ़ाया था, 1-2 क्लास पहले पढ़ाया था ना, कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं अगर मास हमें गिवन हो तो। उसके लिए फॉर्मूला होता था गिवन मास बाई क्या? मोलर मास। गिवन मास बाई क्या? मोलर मास। इसको बीच में मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। गिवन मास बाई क्या? मोलर मास। सर गिवन मास कितना है? N2 का, N2 के लिए निकाल रहा हूं ना, इसका मास गिवन है 40 बाई मोलर मास, है ना, mm मोलर मास। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है? तो सर एक नाइट्रोजन का मास आपने बताया था 14 होता है ना। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 होता है। टोटल नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। अब अगर इसको तुम कैंसिल करो तो ये कैंसिल होगा 25 टाइम्स में 2 के टेबल में, और ये कैंसिल होगा तुम्हारे पास कितने? 14 टाइम्स में। कितना होगा? 14 टाइम्स में। इस बेसिस पे तुम अगर डिवाइड करके वैल्यू निकालो तो ये आएगा 1.110 आया, यानी कि 7, है ना, 1.75 ऐसा कुछ आएगा, 9810, है ना, 1.7। इसको अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं ना, इतना ही रहने देते हैं 1.7, ठीक है। डिवाइड करके एक बार तुम प्रॉपर तरीके से इसको देख लेना कि वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल गया 1.7। सेम तरीके से तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे किसका? H2 का। H2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। मोल्स निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि इसका भी तुम्हें क्या गिवन है? मास गिवन है 10 ग्राम, तो यहां पर भी फॉर्मूला वही लगेगा, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास बाई क्या? मोलर मास। गिवन मास कितना है H2 का? 10 गिवन है, तो 10 हमने पुट कर लिया, डिवाइडेड बाई एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा सर? तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन का 2। कैंसिल करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा कितना? 5। ये है 1.7 मोल और इसका आया है दैट इज 5 मोल। पहला रूल था इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए, इक्वेशन को हमने बैलेंस्ड किया। दूसरा रूल था कि जो जो सब्सटेंसेस हमें गिवन है उसके बेसिस पे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। N2 का नंबर ऑफ मोल्स आया 1.7 और इसका अगर हम लोग देखें तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आया है कितना? 5। कितना आया है बताओ? 5 हमें निकल कर आया है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल क्या था? डिवाइड वाला था रूल, है ना। थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल में दिया है डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो अभी हमने निकाला है ना उसको हमें डिवाइड करना होगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जो लोवेस्ट वैल्यू होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आओ दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, है ना। इधर निकालते हैं, है ना, इधर निकालते हैं। ऑल्सो हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ मोल्स जो आया है 1.7 इसको डिवाइड करना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? 1.7 आएगा। कितना आएगा? 1.7 तुम्हें निकल कर आ जाएगा। सेम केस में यहां पर निकालो ऑल्सो
है ना। यहां पर तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कितना है 5, इसको डिवाइड करना था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका H2 के, H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है तुम्हें 3 दिख रहा है, तो 3 से तुम डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 1.66, ऐसे कुछ आएगा ना, हाँ 1.66 तुम्हें देखने को मिलेगा। अब बताओ 1.7 छोटा या 1.66 छोटा, 1.7 छोटा या 1.66 छोटा। तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 1.66 ही छोटा होता है, 7 के बाद भी ऐसे कुछ नंबर तो आएगा ही ना, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर हमारा छोटा है, यानी कि ये वैल्यू हमारा क्या है, लोएस्ट वैल्यू है, ये हमारा क्या है, लोएस्ट वैल्यू है। तो अगर हमसे कोई पूछे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, तो क्योंकि H2 का जो हमने नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया है वो हमारा कम आ रहा है, इसीलिए इस केसेस में H2 जो होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कौन सा होगा, H2 जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और ये जो आगे हमें बात पूछा है कि मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड, उसको भी सॉल्व करते हैं। अभी तक हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट जो था वो हमसे पूछा गया था, जो हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हमारा कौन सा होने वाला है, H2 होने वाला है। कौन सा होने वाला है, H2 जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है। बोलो क्लियर है क्या, बोलो एक बार क्लियर है क्या, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इस क्वेश्चन में। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा वाला क्वेश्चन मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड ये वाला सॉल्व करते हैं। कर लिया नोट, चलो फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अब, है ना। देखो हमें क्या निकाला है, मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड कितना हुआ वो हमें बताना है। फिर से एक बार इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, है ना, कॉपी कर लें क्या पीछे से, नहीं चलो लिख ही लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन था, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड था, तो बैलेंस्ड एक बार फिर से कर लेते हैं। जहां पर यहां पर 3 लगा हुआ था, यहां पर 2 लगा हुआ था, एक बार देख ले क्या, यहां पर 3 लगा हुआ था, यहां पर 2 लगा हुआ था, यहां पर 1 था, ठीक है, वही हमने किया है, वही हमने किया है। यहां पर 3 था, यहां पर 2 था और यहां पर हमारा 1 था, ठीक है। अब समझोगे कि मास कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, दैट इज 1, कितना होता है, दैट इज 1, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस तुम एकदम फटाफट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक नाइट्रोजन का मास 14 है, यहां पर है टोटल कितना, 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना होगा 28 ग्राम, कितना मास होगा टोटल 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, टोटल हाइड्रोजन कितना है, तो 3 2 जा 6, एक हाइड्रोजन का x, तो 6 हाइड्रोजन का 6 ग्राम, कितना होगा 6 ग्राम होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। एक नाइट्रोजन का मास कितना है, एक नाइट्रोजन का मास होता है सर 14 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, 14 और 3 कितना हो गया, दैट इज 17 हो गया। और 17 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17 2 जा कितना हो जाएगा 34 ग्राम, कितना हो जाएगा बताओ 34 ग्राम तुम्हें देखने को यहां पर मिल जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है वो समझोगे। इससे हमें पता चलता है कि 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 के साथ कंबाइन करता है और 34 ग्राम NH3 का प्रोडक्शन करता है। इससे पहले तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्लास 9th में भी तो पढ़ रखा होगा तुमने, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में के बेसिस पे क्या था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इधर का तुम ऐड करो और इधर का तुम ऐड करो, दोनों बराबर होना चाहिए। 28 और 6 कितना होता है 34 और इधर भी कितना है 34, दोनों बराबर है, यानी इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो चुका है, अच्छे तरीके से बैलेंस्ड हो चुका है। अगर बराबर नहीं आता तो बैलेंस्ड नहीं होता, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हमें पूछा था क्या, हमें पूछा था कि H2 जो है ना, H2 जो है ये हमें लिमिटिंग रिएजेंट दिया हुआ था। आ जाओ इसको लिख देते हैं कि ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। हमें पूछा हुआ था कि NH3 का कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये बताइए। अगर तुम्हें पहला वाला एग्जांपल याद हो, जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था शादी वाला, है ना, तो शादी वाले एग्जांपल में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि शादी किसके कारण 800 शादियां हो सकती थी पॉसिबल, लेकिन क्योंकि जो बॉयज थे वो कम अमाउंट में थे, इसीलिए रिएक्शन जो था वो सारा कंप्लीट होने से पहले ही रुक गया। तो सारा का सारा रिएक्शन किस पर डिपेंड किया, जो कम अमाउंट में था उस पर डिपेंड किया ना भाई, जो कम अमाउंट में था, क्योंकि उसी के कारण शादी पहले ही रुक गया। तो यहां पर भी जो आगे का रिएक्शन होगा यानी NH3 का जो प्रोडक्शन होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे, यानी कि कंप्लीटली डिपेंड करेगा हाइड्रोजन पे, क्योंकि वही यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है ना, वही हमारा यहां पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब यहां पर अगर तुम देखो तो यहां से तुम बता सकते हो कि नाउ तुम ये बता सकते हो कि 6 ग्राम हाइड्रोजन है तो उससे NH3 का प्रोडक्शन कितना हो रहा है 34 ग्राम, यानी कि यहां पर लिख सकते हो कि 6 ग्राम
H2 6 ग्राम H2 फॉर्म्ड NH3, है ना। 6 ग्राम जो H2 है वो कितना NH3 का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो प्रोडक्शन कर रहा है 34 ग्राम। कितना प्रोडक्शन कर रहा है? 34 ग्राम। 6 ग्राम H2 जो है वो NH3 बना रहा है कितना? 34 ग्राम, है ना। तो तुम ये बता सकते हो क्या कि 1 ग्राम H2 कितना फॉर्मेशन करेगा? क्या सर ये यूनिटरी मेथड आप बोल रहे हो, है ना। 6 का इतना है तो 1 का ना हमारा कितना होगा, 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना होगा 34/6 ग्राम। 34/6 ग्राम। 6 ग्राम से 34 ग्राम बना तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, तो उसके लिए 6 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 ग्राम से कितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब अगर तुम देखो तो तुम्हारे क्वेश्चन में H2 गिवन कितना था, तुम्हें क्वेश्चन में H2 गिवन कितना था? 10 ग्राम गिवन था। तो तुम्हें ये निकालना होगा ना कि 10 ग्राम से NH3 कितना प्रोडक्ट हुआ, तो बस तुम निकाल दो कि 10 ग्राम से हमारा NH3 का कितना प्रोडक्शन होगा। 10 ग्राम से कितना प्रोडक्शन होगा, तो यहां पर लिखोगे 10 ग्राम H2 फॉर्म्ड NH3 बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कितना? 36 क्यों लिख दिया भाई, नशा कर रहा हूं क्या मैं थोड़ा 34/6 इंटू का कितना 10। 1 ग्राम से इतना तो 10 ग्राम से कितना इतना फॉर्मेशन होगा। बाकी इसको तुम कैंसिल कर दो, जैसे 2 के टेबल में ये कैंसिल होगा 17 टाइम्स में, 2 के टेबल में ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 170/3। बाकी तुम इसको कैंसिल करके लिख सकते हो कि कितना आएगा, तो कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 56.66 ग्राम, है ना। 56.66 ग्राम ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 5666, हाँ कुछ इतना ही आना चाहिए, है ना। 56.66 ग्राम जो है वो हमें इसका आंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सारा? ठीक है, तो चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चंस भी एकदम बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और इस तरीके पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस तुम्हारे लिमिटिंग रिएजेंट के एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो स्कूल एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हो, या फिर जो कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं उसके क्वेश्चंस हो, अब तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट में कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के क्लासेस में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम होता है केमिस्ट्री के, चाहे वो चैप्टर 1, 2, 3 किसी भी चैप्टर से बिलोंग करे। तुम वहां पर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाओगे और हमें वो टॉपिक बता दोगे कि कौन सा टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम होता है। हम उसके ऊपर लेकर एकदम सिंपल फॉर्म में वीडियो लेकर आ जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।